नमस्ते। इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं रेफ्रिजरेंट्स के सफ़र की। रसायनों के उस अंधाधुंध इस्तेमाल वाले दौर से लेकर आज के प्राकृतिक विकल्पों तक। ये सफ़र कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि कड़े नियमों और पर्यावरण की चिंताओं ने इस बदलाव को मजबूर कर दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि कैसे इसने क्लाइमेट कंट्रोल की पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। तो आज हम किन चीजों पर फोकस करेंगे? सबसे पहले रेफ्रिजरेंट की भूमिका, फिर इसका पर्यावरणीय विकास, इसके थर्मोडायनेमिक गुण, सिस्टम की परफॉर्मेंस पर असर डालने वाले कारक और आखिर में सबसे जरूरी सुरक्षा और इसका सही निपटान। आइए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, रेफ्रिजरेंट की असल भूमिका, यानी ऊष्मा या हीट का स्थानांतरण। अब बिल्कुल बेसिक से शुरू करें तो रेफ्रिजरेंट असल में अंदर कर क्या रहा है? इसे हीट ट्रांसफर करने वाला एक वाहन समझ लीजिए, या फिर एक स्पंज की तरह सोचिए। जैसे स्पंज पानी सोखकर दूसरी जगह निचोड़ देता है, बिल्कुल वैसे ही रेफ्रिजरेंट चिलचिलाती गर्मी में कमरे के अंदर की गर्मी को सोखता है और उसे बाहर फेंक देता है। ये किसी भी कूलिंग तकनीक का दिल है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, पर्यावरणीय विकास। और हाँ, ये कोई आम बदलाव नहीं था, बल्कि एक अनिवार्य कदम था। ये टाइमलाइन असल में बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ तकनीक का एडवांस होना नहीं है, बल्कि एक तरह से डैमेज कंट्रोल है। याद है ना, जब पहली पीढ़ी के सीएफसीज ने हमारी ओजोन परत में छेद कर दिया था? बस वहीं से कड़े नियम लागू हुए और इन्हें पूरी तरह बैन करना पड़ा। फिर आए एचसीएफसीज, जो अब धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं। मतलब इंडस्ट्री को नियमों और पर्यावरण की खातिर लगातार खुद को बदलना ही पड़ा है। अब इस तुलना को देखिए। आज के समय में हर जगह एचएफसीज का ही इस्तेमाल हो रहा है ना? लेकिन दिक्कत यह है कि इनकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता बहुत ज़्यादा है। ये वायुमंडल में गर्मी को कैद करने में बहुत माहिर हैं, जो पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है। और यही वजह है कि अब पूरा उद्योग अगली पीढ़ी के एचएफओज की तरफ मुड़ रहा है, जिन्हें खास तौर पर ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। लेकिन रसायनों से भी एक कदम आगे अब फोकस पूरी तरह से प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट्स पर शिफ्ट हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और अमोनिया। दिलचस्प बात पता है क्या है? 1800 के दशक की शुरुआत में इन्हीं का इस्तेमाल होता था। तो इतने दशकों तक खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल करने के बाद हम वापस वही लौट आए हैं जहां से शुरुआत हुई थी, बिल्कुल प्रकृति के करीब। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, प्रमुख थर्मोडायनामिक गुण, यानी अवस्था बदलने का विज्ञान। अब थोड़ा साइंस की गहराई में चलते हैं। कोई भी रेफ्रिजरेंट हवा में जादू तो नहीं करता, बल्कि इन 4 बहुत ही महत्वपूर्ण गुणों पर काम करता है: क्वथनांक, संघनन तापमान, दबाव और ओवरऑल थर्मोडायनेमिक गुण। ये वो 4 पिलर हैं जिन्हें समझे बिना ये जानना नामुमकिन है कि कोई सिस्टम इतनी अच्छी तरह से काम कैसे कर लेता है। इस टेबल को देखें तो 2 सबसे क्रिटिकल फेज बदलाव समझ आते हैं। पहला, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट, जहां तरल उबलकर गैस बन जाता है और गर्मी को पूरी तरह सोख लेता है। और दूसरा, संघनन तापमान, जहां गैस वापस तरल रूप में आ जाती है और उस गर्मी को बाहर छोड़ देती है। सिस्टम की पूरी एफिशिएंसी इसी तरल और गैस के बीच के लगातार साइकिल पर टिकी होती है। तापमान के बदलाव के साथ साथ दबाव भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सिस्टम के अलग अलग हिस्सों में रेफ्रिजरेंट को लगातार ऊंचे और निचले दबाव, यानी हाई और लो प्रेशर से गुजरना पड़ता है। यही प्रेशर डायनामिक्स असल में ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह धकेलने का काम करते हैं। तो इस सब का लबो-लुबाब क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये सारे थर्मोडायनामिक गुण मिलकर तय करते हैं कि सिस्टम का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहेगा और वो कितनी बिजली बचाएगा। अगर रेफ्रिजरेंट सही दबाव और तापमान पर काम नहीं करता तो सिस्टम को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिजली का बिल बढ़ेगा और कूलिंग भी बिल्कुल अच्छी नहीं मिलेगी। और इसी से जुड़ता है हमारा चौथा भाग, सिस्टम के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारक, जो सिर्फ रसायन विज्ञान तक सीमित नहीं है। देखिए, लैब में तो सब परफेक्ट लगता है, लेकिन असल दुनिया में काम करने के तरीके से बहुत फर्क पड़ता है। रिसाव, संदूषण या कंटैमिनेशन, सही मात्रा या चार्ज और सिस्टम के पुर्जों के साथ अनुकूलता, ये वो 4 ऑपरेशनल फैक्टर हैं जो किसी भी बढ़िया से बढ़िया रेफ्रिजरेंट के प्रदर्शन को बना या बिगाड़ सकते हैं। इनमें से किसी में भी छोटी सी गड़बड़ी पूरे सिस्टम को फेल कर सकती है। अब इन दोनों भौतिक समस्याओं की तुलना करें तो अगर लीकेज हो गया तो जाहिर है गैस की मात्रा कम हो जाएगी और सिस्टम की एफिशिएंसी सीधे तौर पर गिर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ संदूषण का मतलब है कि बाहर की हवा, नमी या कचरा अंदर चला गया है, और एक बार ऐसा हुआ तो समझ लीजिए रेफ्रिजरेंट की शुद्धता खत्म और उसका पूरा थर्मोडायनामिक बैलेंस बिगड़ गया।
इसी तरह अगर हम डिजाइन और मेंटेनेंस की बात करें तो चार्ज का मतलब है सिस्टम में रेफ्रिजरेंट का बिल्कुल सटीक अमाउंट होना, जो सबसे बेहतर संचालन की गारंटी देता है। और अनुकूलता का मतलब है कि गैस और मशीन के पार्ट्स की आपस में बननी चाहिए। अगर रेफ्रिजरेंट सिस्टम के पाइप्स और कंप्रेसर के मटेरियल के साथ मैच नहीं करेगा तो अंदर से मशीन खराब होने या जंग लगने का पूरा रिस्क रहता है। अब यहाँ एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है जो सीधे तौर पर पर्यावरण से जुड़ा है। सोचिए, अगर ये हाई प्रेशर वाले सिस्टम फेल हो जाएं या गैस बाहर लीक हो जाए तो क्या होगा? ये हमें ले आता है हमारे 5वें और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, सुरक्षा और जिम्मेदार निपटान, यानी मानवीय तत्व। ये जो सीक्वेंस है, ये सुरक्षित प्रबंधन का पूरा जीवन चक्र है। पहला कदम है सही हैंडलिंग और स्टोरेज, ताकि कोई दुर्घटना हो ही ना। अगर फिर भी कभी रिसाव हो जाए तो तुरंत एक्शन लेना होता है ताकि पर्यावरण को नुकसान कम से कम हो। और आखिर में जो सबसे अहम है वो है निपटान या डिस्पोजल। जब रेफ्रिजरेंट पुराना हो जाए तो उसे कड़े कानूनी नियमों के तहत सुरक्षित रूप से नष्ट करना सबसे अनिवार्य है। ये सिर्फ अच्छे सुझाव नहीं है, बल्कि सख्त कानून है। अगर इस पूरे विषय का एक मुख्य निष्कर्ष निकालें तो वो यही है कि सिर्फ एक अच्छा केमिकल चुन लेना ही काफ़ी नहीं है। सही रेफ्रिजरेंट का चुनाव, विशेषज्ञों द्वारा उसकी बिल्कुल सुरक्षित हैंडलिंग और सिस्टम का लगातार मेंटेनेंस, ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तभी एक ऐसा सिस्टम बनता है जो बेहद कुशल भी हो, पूरी तरह सुरक्षित भी और पर्यावरण का दोस्त भी। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। अब जब हानिकारक रसायनों का दौर खत्म हो रहा है और हम तेजी से प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये बदलाव वैश्विक क्लाइमेट कंट्रोल के भविष्य को कैसे पूरी तरीके से फिर से परिभाषित करेगा? जरा सोचिए, कल की दुनिया कितनी सुरक्षित और टिकाऊ हो सकती है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।